नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। तो हमारा टॉपिक जो है वो एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमने कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दूसरे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, संघर्षकालीन भारत। ऐसा समय जिस समय में भारत ने संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी। अब संघर्ष किससे किया? हमने भारत के इतिहास को प्रारंभ से पढ़ना शुरू किया। मौर्यों के बारे में हमने पढ़ा, गुप्तों के बारे में पढ़ा और गुप्तों के बाद में हर्षवर्धन हो, वो भले कनिष्क हो, उनके बारे में हमने जाना। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भारत के अंदर अंदर और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय। तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी सत्ता प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए उनकी जो ललचाई हुई नजर थी वो भारत पर पड़ रही थी। अब बात क्या हुई कि अरबी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अरबी का एक ग्रंथ है फुतुह उल बुल्दान। उस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि सन 636 ईस्वी में सबसे पहले अरबी आक्रमण है वो महाराष्ट्र के ठाणे पर हुआ। समुद्री मार्ग से हुआ, लेकिन उसे असफल कर दिया गया। यदि हम अरबों का इतिहास पढ़ें तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अरबों ने बहुत जल्द अपने आसपास यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका, उन महाद्वीपों पर अपना बड़ी तीव्र गति से उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत के विषय में यदि हम बात करें तो हमारे भारत के जो सीमावर्ती इलाके थे, विशेष तौर से राजपुताना के पंजाब और कश्मीर के इलाके, उन्होंने डटकर अरबों का मुकाबला किया, बहुत संघर्ष किया और 77 वर्षों तक, जहां अरबों ने अन्य देशों को 1 से 2 वर्ष में जीत लिया था, वहीं अरबी आक्रमणकर्ताओं को भारत में प्रवेश करने के लिए लगभग 77 वर्ष लग गए। ये हमारे उन वीर योद्धाओं की और वीरों की ही विशेषता थी जिन्होंने की इस आक्रमण को रोक के रखा। अब बात करते हैं कि दूसरा आक्रमण फिर अरबों ने आक्रमण किया। ये बड़वास भड़ौच गुजरात में, वह सिंधु के डेवाल पर आक्रमण, बंदरगाह पर आक्रमण किया गया, लेकिन अरबों को सफलता नहीं मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि सफलता 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण है वो सिंध के राजा दाहिर पर किया। कुछ विश्वासघात के कारण और कई कारणों से सिंध का राजा है वो दाहिर इस युद्ध में बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहा था और कहा जाता है अचानक एक तीर आकर के लगा और उसके कारण सिंध के राजा दाहिर मारे गए। और फिर मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो एक 17 साल का युवक था, उसने सिंध पर अधिकार कर लिया। अब सिंध पर अधिकार होने के बाद में क्या घटना घटित हुई वो आपको विस्तार लंबी कहानी है। उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को वहां के राजा ने, जो खलीफा था, उसने उसे बाद में मरवा भी दिया। तो ये जो आक्रमण था ये अरबी आक्रमण था और इस अरबों ने भारत में सिंध के माध्यम से, सिंध के मार्ग से सबसे पहले प्रवेश कर लिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी कहानी है, छोटी, लंबी चौड़ी नहीं है। कि उसमें क्या हुआ कि सिंध का राजा दाहिर है, जब वो मारा गया तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध देश के राजा दाहिर की 2 पुत्रियां मिली। एक का नाम सूर्य देवी और दूसरी का नाम परमल देवी था। राजकुमारियां जवान थी और अत्यधिक सुंदर भी थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या सोचा, उसने सोचा कि क्यों न हम इन राजकुमारियों को अपने खलीफा के पास भेज दें, उन्हें उपहार या भेंट या गिफ्ट स्वरूप दे दें, जिससे कि हमारा जो कद है वो ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम है वो उस समय एक युवक ही नहीं, एक छरारा लड़का था और वो बहुत बड़ा बनना चाहता था और उसमें क्षमता भी थी।
अब मोहम्मद बिन कासिम ने लड़कियों को भेज दिया, खलीफा के पास भेजा गया। अब खलीफा के पास पहुंच करके राजकुमारियों ने कहा कि हम खलीफा के योग्य नहीं, क्योंकि हमारा जो शील अस्तित्व है, जो कुमारी है, वो मोहम्मद बिन कासिम ने भंग कर दिया। ऐसा सुनते ही खलीफा ने आदेश दिया कि उस कासिम को बैल या भैंसे की खाल में मंड करके लाया जाए। अब उसके आदेश का पालन हुआ। 3 दिन बाद जब कासिम वहां पर पहुंचा, तब तक उसके प्राण पंखे उड़ गए। तब राजकुमारियों ने कहा कि ये खलीफा, तुझमें बुद्धि नहीं, हमने तो अपने परिवार और अपने देश व राज्य का बदला लेने के लिए ऐसा कहा था। ऐसा कहने पर खलीफा ने क्या किया, इन दोनों राजकुमारियों को जिंदा जलवा दिया। लेकिन वीरता से परिपूर्ण ये राजकुमारियां थी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इस कासिम का वहीं पर खेल खत्म हो गया। ये प्रमुख अरब आक्रमणकारी थे। इसके बाद में अरबों का आक्रमण बंद होकर के और तुर्कों ने भारत के ऊपर आक्रमण शुरू किया। अब तुर्क आक्रमणकारी बड़े खतरनाक सिद्ध हुए और तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहला 1 नंबर पर आक्रमणकारी आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आपने नाम जरूर सुना है और इसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए, कन्फर्मली 17 आक्रमण ही किए इसने। और इसने 17 आक्रमण जो किए, इसमें 16वां आक्रमण सबसे भयंकर आक्रमण सिद्ध हुआ। और 16वां आक्रमण जो उसने किया वो प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर किया। जो सोमनाथ का मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। जब वहां के राजा भीमदेव को पता चला कि महमूद गजनवी आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो वो वहां से भाग गया। उसने मुकाबला नहीं किया, लेकिन मंदिर के जो पुजारी और स्थानीय लोग जो थे, वो उसने महमूद गजनवी से जबरदस्त टक्कर ली, जबरदस्त मुकाबला किया। लेकिन महमूद गजनवी की अंततः जीत हुई और महमूद गजनवी इस युद्ध में इतना घबरा गया कि घोड़े से उतर करके मैदान में ही खुदा से जीत की दुआ मांगने लगा। जब महमूद गजनवी जीत गया तो इसने कत्लेआम का आदेश दिया। जब हम तुर्कों का या मुस्लिमों का इतिहास पढ़ते हैं तो ये नाम बार बार आएगा, कत्लेआम। बहुत खतरनाक शब्द है। तो इसने क्या किया कि 17 वर्ष के ऊपर के जो युवक थे, जो पुरुष थे, उन सबको मार दिया और मार करके बेगुनाह लोगों की जान ले ली। और मारने के बाद स्वयं महमूद गजनवी स्वयं ने सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और उसे मक्का मदीना की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। वहां मक्का मदीना की जो मस्जिदों की सीढ़ियां हैं उसमें चिनवा दिया। और फिर महमूद गजनवी ने अपना जो 17वां आक्रमण था वो सिंध के जाटों पर किया, क्योंकि जब महमूद गजनवी 16वें आक्रमण के दौरान अपना सामान लेकर के और गजनी जा रहा था, तब सिंध के जाटों ने उसे बीच में लूट लिया। उस लूट का बदला लेने के लिए और सिंध के जाटों पर महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण किया और यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। लेकिन महमूद गजनवी ने भारत में किसी प्रकार की सत्ता की स्थापना नहीं की और सत्ता की स्थापना नहीं करने के कारण अब तक भारत में सत्ता की स्थापना नहीं हुई। फिर लगभग 50 वर्षों तक इसी प्रकार से चलता रहा और फिर गजनी का एक और शासक हुआ जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये नाम बहुत खतरनाक है। इसने भारत के इतिहास में पूरी तरह से बदलाव ला दिया, क्योंकि अब तक जो अरबी आक्रमणकारी और जो आ रहे थे, विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, वो भारत में केवल लूट खसोट के लिए आ रहे थे। वो केवल भारत को लूट रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार की सत्ता की स्थापना नहीं की। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण है, वो सबसे पहले आक्रमण है वो यदि हम बात करें तो उसने गुजरात के शासक पर किया और वहां पर मोहम्मद गौरी हारा भी था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने 2 प्रमुख भारत में युद्ध किए और वो युद्ध थे तराइन के मैदान में किए थे। और तराइन के मैदान में जो युद्ध किया वो पहला 1191 ईस्वी में किया गया और दूसरा 1192 ईस्वी में किया। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग जानकारियां मिलती हैं और कुछ ग्रंथ ऐसी जानकारी देते हैं कि मोहम्मद गौरी है वो कई बार भारत में हारा, लेकिन प्रमुखतः 2 युद्धों में हारा। और पहला युद्ध जो था
वो 1191 ईस्वी में जो अजमेर का और दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान, उससे हार गया। पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा करके और गजनी की तरफ भाग गया। लेकिन साम्राज्यवादी व अत्यधिक महत्वाकांक्षी मोहम्मद गौरी है, वो 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में फिर से आ डटा और इस बार उसने बड़ी चालबाजी के साथ और पृथ्वीराज चौहान को धोखे में रख करके और 1192 का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भारत में सत्ता की स्थापना की और सत्ता की स्थापना करने वाला, भारत में सत्ता की स्थापना करने वाला मोहम्मद गौरी पहला शासक था। इससे पहले मुस्लिमों की सत्ता भारत में स्थापित नहीं हुई थी। अब क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मौत हो गई और 1206 ईस्वी में मौत होने के बाद मोहम्मद गौरी की कोई संतान थी नहीं और संतान रहित होने के कारण क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, जो दास थे, उन दासों ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया और उस साम्राज्य के दौरान जो भारत का साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक जो गुलाम था उस गुलाम को मिला। वो गुलाम होने के कारण तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, इस कारण वो दिल्ली के सुल्तान कहलाई। इस कारण से इस समय को दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो वंशज हुए उसे गुलाम वंश कहा गया। यदि हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को यामीनी वंश व इल्बरी वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 ईस्वी में शासक बना था और इसका शासनकाल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा और ये 1210 ईस्वी तक शासक रहा। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी तो उसने क्या किया कि दिल्ली के अंदर एक मस्जिद, एक मीनार बनवाई जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये कुतुब मीनार उसने स्वयं के नाम पर नहीं बनवाई, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाई गई। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण करवाया, उसे शुरू की पूरा। उसके बाद में दूसरी मंजिल है, वो अंतिम मंजिल जो इल्तुतमिश ने पूरी करवाई। लेकिन ध्यान रखने की बात यह कि ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित की गई। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और कुतुबुद्दीन के दरबार में एक फारसी इतिहासकार कवि हसन निजामी भी रहता था। बहुत मोस्ट है, हसन निजामी है, वो किसके दरबार में रहता था तो वो रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। 1210 ईस्वी में ये 4 वर्ष तक इसने शासन किया, ज्यादा लंबा चौड़ा शासन नहीं किया और 1210 ईस्वी में पोलो जिसे चौगान कहा जाता है, जो घोड़े पर चढ़ करके खेला जाता है, और वो खेल खेलते हुए गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई, मौत हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होने के बाद है वो अगला जो दूसरा शासक बना वो बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सन 1210 से लेकर के और 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ये ऐबक का दामाद था, वह उसका उत्तराधिकारी भी था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, उसका पति था कौन, इल्तुतमिश, और इसी इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस कुतुब मीनार को शुरू किया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा उसे उस समय जीता भी था। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, वो कार्य यह था कि इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का, जो तुर्क थे, उन 40 तुर्की गुलामों का क्या किया, उसने एक दल बनाया। 40 गुलामों का एक दल बनाया और उस दल के माध्यम से उसने क्या किया कि अपनी सत्ता को अत्यधिक मजबूत किया और इसे चहलगानी या 40 गुलामों का दल कहा जाता था।
था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया था। तो 40 गुलामों के दल का जो गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था। ये इल्तुतमिश के लिए काफी फायदेमंद रहा, लेकिन बाद में जो शासक हुए उसके लिए काफी जहरीला साबित हुआ। क्योंकि यदि हम बात करें कि तुर्कों के अंदर या मुस्लिमों के अंदर सत्ता का कन्फर्म विभाजन नहीं था, कि भाई जिस प्रकार हिंदुओं में हम देखते हैं कि सत्ता का कन्फर्म विभाजन होता है कि जो बड़ा बेटा होता था वही शासक बनता था, इस प्रकार की कोई व्यवस्था तुर्कों में या अरबियों में नहीं थी। अब क्या हुआ कि इल्तुतमिश के बाद में इसका उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की इल्तुतमिश के शासनकाल में हत्या कर दी गई, और उसके बाद इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान को क्या किया गया, बाद में शासक बनाया गया। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी है वो रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया। बहुत बड़ी सोचने की बात है साहब। और इल्तुतमिश की इस मामले में मैं तारीफ भी करता हूं, जिसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज वर्तमान समय में जब 21वीं सदी के 2 दशक जा चुके हैं, आज भी मुस्लिमों में या इस्लाम धर्म में महिलाएं हैं वो बुर्का पहनकर ही निकलती है। उस समय में जब आज से 800 वर्ष पहले इल्तुतमिश के द्वारा अपनी पुत्री को सुल्तान घोषित करना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होने के बाद रजिया है वो सुल्तान बनी। ये भारत की प्रथम महिला शासक थी। प्रथम महिला शासिका जो बनी वो थी 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान है वो जब उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया तो उसने पूर्णतः पर्दा का त्याग कर दिया गया, और वो कुबा व कुला है यानी कोट और टोपी सिर पर पहनने लगी, और पूर्णतः मर्दानी पोशाक में रहने लगी, और सभी प्रकार की जो इस्लाम से संबंधित महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनका त्याग कर दिया। इस प्रकार के द्वारा किसी महिला के द्वारा त्याग किया गया तो जो कट्टर मुस्लिम थे, जो अमीर थे, उन्होंने रजिया सुल्तान का बहुत तीव्र गति से विरोध किया। उनका विरोध इतना खतरनाक था कि रजिया सुल्तान को बहुत दुख सहने पड़े। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया कि एक अबिसीनिया का जमालुद्दीन याकूत नाम का एक आदमी था, उसे अमीर अकूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। लेकिन जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को मरवा दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने एक अल्तूनिया नाम के युवक से विवाह कर लिया। अल्तूनिया से विवाह करने के बाद ज्यादा समय तक उनका विवाह नहीं चला, और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को मार दिया गया। 1240 ईस्वी में जब रजिया सुल्तान को मार दिया गया तो उसके बाद में क्या हुआ, 1240 से लेकर के 42 तक बैराम शाह, 42 से लेकर के 46 तक मसूद शाह, और 46 से लेकर 65 तक नासुरुद्दीन महमूद नाम के 3 अयोग्य शासक बने। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं चलाया, और उनका शासन है वो ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं रहा। उस समय गुलाम वंश को नुकसान हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ कि एक मजबूत शासक निकल करके आया, और उसका नाम था बलबन। बलबन भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। यह बहुत ही कट्टर पद्धति का मुसलमान था, और इसने इतनी कट्टरता थी कि स्वयं को ईश्वर की परछाई तक घोषित कर दिया था कि मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इतना कट्टर था ये। बलबन 1265 ईस्वी में शासक बना था, और इसका मूल नाम था उल्लूग खां। 1265 ईस्वी में शासक बना, इसका मूल नाम उल्लूग खां था, और यह इल्तुतमिश के चहलगामी यानी 40 गुलामों के दल का सदस्य था। यह इल्तुतमिश के 40 गुलामों के दल का सदस्य था। इसने मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज नाम का एक विभाग था, उसे उसका पुनर्गठन किया। महत्वपूर्ण बात जो बलबन के लिए प्रसिद्ध है, इसने सिजदा व पबोस की नीति लागू की। सिजदा व पबोस की नीति क्या होती है
कि सिजदा के तहत सिर को पूरी तरह से झुका करके और सम्राट या सुल्तान जो होता है उसे सलाम करना। वह पबोस का मतलब होता है कि दंडवत, जमीन पर दंडवत होकर के, और जो सुल्तान था उसके पैरों को चूमना। बहुत खतरनाक, एकदम कट्टर। सिजदा व पबोस की नीति लागू करने वाला है वो बलबन पहला शासक था। बलबन ने लोहा व रक्त की नीति अपनाई। लोहा व रक्त की नीति क्या होती है? लोहा व रक्त की नीति ये होती है कि जो पुरुष जो होते हैं उन सबको मार दिया जाता था और महिला और बच्चों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया जाता था। और लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन है वह भारतीय इतिहास में प्रथम शासक था। बहुत खतरनाक, कट्टर। अब क्या हुआ कि बलबन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था और 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। और बलबन की मृत्यु के बाद में 1286 से लेकर 1290 ईस्वी तक क्यूमर्स नाम का एक दुर्बल शासक रहा, जिसे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया और गुलाम वंश का अंत कर दिया। और उसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर सुने व मुझे बताएं, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।